Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 12 banking and unit 1 I have already started in the previous video. This is part 3 of unit 1 and topic जो हम cover करेंगे it is about fee based services, issuing bank guarantees and letters of credit. तो बैंक की जो सोर्स ऑफ इनकम है आपको पता है, एक तो बैंक जब लोगों को पैसा देता है एज अ लोन तो बदले में बैंक चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट. सो एक तो बैंक की सोर्स ऑफ इनकम वो है. सो वन इज इंटरेस्ट इनकम जो अभी मैंने आपको बताई है और जिसको हम फंड बेस्ड इनकम भी बोलते हैं, राइट. सेकेंड जो सोर्स है वो उसको हम बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम या नॉन फंड बेस्ड इनकम. यहाँ पे बैंक किसी को लोन नहीं दे रहा है और इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, तो फिर कैसे बैंक को जो है हम इसको बोलते हैं कि ये बैंक के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है. सो नॉन इंटरेस्ट इनकम या नॉन फंड बेस्ड इनकम कौन सी इनकम होती है? They are those facilities where immediate payment of money fund is not involved, but bank gives a sort of support in the form of guarantee or promise or undertaking. अब इसका क्या मतलब है? ये वो नॉन फंड फैसिलिटी क्या है जिसमें बैंक जो है एक तरह से सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है या प्रॉमिस करता है कि अगर किसी भी पार्टी ने जो बैंक का जो एप्लीकेंट है अगर उसने पेमेंट नहीं की तो बैंक जो है गारंटी देता है कि इफ अ बायर डज नॉट मेक द पेमेंट, इन दैट केस जो बैंक है वो पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बायर इफ द बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट. सो अब बैंक गारंटी दे रहा है सेलर को, राइट. तो सेलर को जब गारंटी दे रहा है तो बैंक ऐसे फ्री में तो गारंटी नहीं देगा अपनी सर्विसेज के लिए, बैंक विल चार्ज समथिंग. सो द income that it gets for giving the guarantee, it is called as non-interest income or non-fund based income, right. So यहाँ पे हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. तो अभी ये सारा आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट. तो नॉन फंड फी बेस्ड एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, एक लेटर ऑफ क्रेडिट और दूसरा बैंक गारंटी. तो पहले बैंक गारंटी हम पढ़ते हैं कि बैंक गारंटी क्या है. सो ये अभी मैंने बताया नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी है. यहाँ पे बैंक जो है कस्टमर या एप्लीकेंट के बिहाफ पे प्रॉमिस करता है या गारंटी देता है, बोल सकते हैं, टू दी अनदर पर्सन हु इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी, कि इन केस अगर कस्टमर जो है वो बेनिफिशियरी को पे नहीं करता सर्टेन सम ऑफ मनी तो बैंक जो है वो पे करेगा टू द बेनिफिशियरी. सो व्हाट इज दिस? दिस इज गारंटी व्हिच इज गिवन बाय द बैंक टू द अनदर पर्सन, और अनदर पर्सन का नाम है बेनिफिशियरी, कि अगर कस्टमर जो बैंक का कस्टमर है या एप्लीकेंट है अगर बेनिफिशियरी को पे नहीं करता तो बैंक गारंटी देता है कि बैंक विल पे इन दैट केस. सो बैंक गारंटी एक एग्रीमेंट है बिटवीन दी थ्री पार्टीज. थ्री पार्टीज कौन है? बैंक, सेकेंड इज बेनिफिशियरी जिसको गारंटी दी गई है, और एप्लीकेंट जिसने बैंक को अप्रोच किया है कि वो गारंटी दे दे. थ्री पार्टीज कौन है? बैंक, सेकेंड बेनिफिशियरी जिसको गारंटी दी है बैंक ने, और एप्लीकेंट जिसकी रिक्वेस्ट पे बैंक ने जो है गारंटी दी है. सो दिस इज कॉल्ड एज बैंक गारंटी. तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? तो ये डेफिनेशन है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस है जिसमें बैंक जो है प्रॉमिस कर रहा है कि अगर कस्टमर ने पे नहीं किया तो इन दैट केस बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर टू द थर्ड पार्टी. ओके, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं गारंटी में. गारंटर जो पर्सन या इंस्टीट्यूशन, जैसे इस केस में मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था, जो गारंटी दे रहा है, बैंक गारंटी दे रहा है टू पे अ सम ऑफ मनी. अगर कस्टमर नहीं पे कर पा रहा, कस्टमर डिफॉल्ट्स conducts makes the default in making the payment, तो in that case bank act as a guarantor.
सेकेंड इज प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर कौन हुआ? जिसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, राइट? तो जैसे कस्टमर या एप्लीकेंट। एंड बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी क्रेडिटर है जिसको गारंटी दी है बैंक ने। नाउ बीजी प्रोसेस, तो बीजी मतलब बैंक गारंटी। ये बैंक इशू करता है गारंटी, और कब इशू करता है? जब बैंक को एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरे बिहाफ पे आप प्लीज गारंटी दे दीजिए, तो बैंक जो है प्रॉमिस करता है कि वो जितना भी अमाउंट गारंटी किया हुआ है, राइट, तो बैंक विल पे इन केस applicant fails to pay the money to the beneficiary. Now जब भी बैंक गारंटी इशू करता है तो बैंक जो है बदले में गारंटी करने की फीस भी चार्ज करता है कस्टमर से, एप्लीकेंट से, और इसी को हम बोलते हैं कि वो बैंक की नॉन इंटरेस्ट बेस्ड इनकम है, राइट? सो अब अगर फॉरेन बैंक गारंटी है तो उसमें 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, अपार्ट फ्रॉम 3 पार्टीज जो ऊपर हमने की थी। कौन कौन सी? गारंटर, प्रिंसिपल डेटर एंड प्रिंसिपल एंड दिस बेनिफिशियरी। तो ये 3 पार्टीज तो रहती हैं, राइट, फॉरेन गारंटी में। बट अपार्ट फ्रॉम 3 पार्टीज एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक भी होता है। अब क्या है ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर मतलब कि सेलर, ठीक है, एबीसी लिमिटेड सेलर है और ये दुबई में, एंड इट सेल्स गुड्स टू दी XYZ लिमिटेड। तो बायर हो गया, और ये जो XYZ लिमिटेड है ये इंडिया में, राइट? सो अब इस केस में जो XYZ लिमिटेड है जो इंडिया में है, उसका वो अप्रोच कर रही है कॉरपोरेशन बैंक को टू गिव द गारंटी टू द सेलर इन दुबई। लेकिन कॉरपोरेशन बैंक की कोई ब्रांच नहीं है दुबई में, तो उस केस में कॉरपोरेशन बैंक जो है कैसे फिर इशू करेगा गारंटी टू द सेलर इन दुबई? थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसी को हम बोलेंगे कि वो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है, राइट? सो XYZ लिमिटेड कौन हुआ? ये हुआ, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पहले पेन का, ये हुआ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट क्यों? क्योंकि बैंक के पास जाके अप्लाई किया है कि प्लीज मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दीजिए। कॉरपोरेशन बैंक कौन हुआ? कॉरपोरेशन बैंक हुआ आपका इरा इशुइंग बैंक, बोलेंगे हम इशुइंग बैंक। और ये जो एबीसी लिमिटेड सेलर है दुबई में, ये कौन हुआ? जिसको गारंटी मिली है बेनिफिशियरी, राइट? ओके, देन एसबीआई लिमिटेड, ये बैंक कौन सा हुआ? इसको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना इजी इसको मैं आपको समझा सकूं। तो क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है, कंफ्यूजिंग है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल मैनर। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैलिड गारंटी? तो गारंटी जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट के लिए दी जाती है। गारंटी किस पर्पस के लिए दी जा रही है वो क्लियरली मेंशन होता है, और गारंटी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दी जाती है। ग्रेस पीरियड भी अलाउड होता है, राइट? सो बट that has to be specifically mentioned in the guarantee papers and all. Okay, after this, types of bank guarantee. तो फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी क्या है? लेट मी अगेन चेंज द कलर। सो यहाँ पे बैंक जो है वो गारंटी करता है कि एप्लीकेंट
एप्लीकेंट बोल दो, कस्टमर बोल दो, बायर बोल दो, अगर वो अपने ड्यूज पेमेंट नहीं कर पाता टाइमली, ही फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो बैंक जो है वो गारंटर की तरह एक्ट करता है, एंड इन दैट केस बैंक मेक्स द पेमेंट टू द सेलर, दैट इज फाइनेंशियल गारंटी। सेकेंड इज परफॉर्मेंस गारंटी। यहाँ पे गारंटी दी जाती है फॉर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क, पर्टिकुलर टास्क की कि ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा, उसकी गारंटी दी जाती है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी में जो गारंटी दी जाती है, ये किसकी दी जाती है कि पेमेंट कर दी जाएगी अगर बायर पे नहीं कर पाता। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी में गारंटी दी जाती है कि जो टास्क है, एक पर्टिकुलर जो काम है, वो पक्का 100% कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी गारंटी दी जाती है। देन एडवांस पेमेंट गारंटी, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ गारंटी। यहाँ पे जो गारंटी जो है वो एश्योर करता है, गारंटी कौन, गारंटर मतलब बैंक, जो एश्योर करता है कि जो एडवांस अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगा इन केस द एग्रीमेंट फॉर विच एडवांस इज गिवन डज नॉट गेट फुलफिल्ड। क्या मतलब है, एक बायर है एंड वन सेलर इज देयर, ठीक है। सेलर ने गुड्स जो है देने हैं बायर को, लेकिन बायर ने अभी कुछ क्या, इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से, आई थिंक दैट विल बी बेटर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी, ठीक है। ए ने 20,000 रुपए एडवांस दिए हैं बी को, और बी ने इस 20,000 एडवांस के अगेंस्ट गुड्स सप्लाई करने हैं ए को, लेकिन एडवांस तो बी ने ले लिया, गुड्स नहीं दिए। तो उस केस में जो है गारंटी, बैंक जो है गारंटी देता है कि अगर दूसरी पार्टी ने अपना जो है प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया या गुड्स डिलीवर नहीं किए बी ने जैसे, तो जो रिटर्न अमाउंट, एडवांस अमाउंट ए ने दिया है वो उसको रिटर्न हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, राइट। ओके, फोर्थ इज पेमेंट गारंटी, लोन गारंटी। सो यहाँ पे गारंटी क्यों दी जाती है, फॉर एश्योरिंग दी लोन पेमेंट और दिस पेमेंट और लोन रीपेमेंट। तो अगर पार्टी जो है फेल्स टू मेक दी पेमेंट, गारंटर जो है वो पे करता है टू दी ऑन बिहाफ ऑफ द डिफॉल्टिंग बोरोवर। अब लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन मैं जब समझा दूंगी इसको तो आपको शायद इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पार्टीज अगेन, ए एंड बी। ए ने जो है बी से लोन लिया था, राइट। तो बैंक अब गारंटी देगा बी को कि ए जो लोन का अमाउंट है उसको पे कर देगा। सपोज इमेजिन द सिचुएशन कि ए ने जो है, जो बोरोअर है जिसने लोन लिया था, वो अपना पैसा वापस नहीं कर पाया एंड ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट टू बी। तो इन दैट केस बैंक जो है जिसने गारंटी दी थी बी को, बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ ए टू बी। सो दैट इज कॉल्ड एज लोन गारंटी। ओके, नाउ बिड बॉन्ड गारंटी। सो यहाँ पे गारंटी जो है एज अ पार्ट ऑफ बिडिंग प्रोसेस, एक बार रीड करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी। दैट द बिडर वुड अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट ही हैज बिड फॉर ऑन द टर्म्स द बिडिंग इज डन। सो अब क्या मतलब है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लोग बिड करते हैं, बोली लगाते हैं, ठीक है। और अगर जो भी जिसकी भी बिडिंग बोली सुटेबल लगती है, कॉन्ट्रैक्ट उसको जो है अलॉट कर दिया जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। सपोज अब एक कंपनी है XYZ और उसके पास बहुत सारे लोग आए थे CDE, कोई एक टेंडर था, तो सी ने कोई रेट कोट किया जिसको हम बोलते हैं बिड, डी ने किया, ई ने किया और एफ ने किया। अब इसमें से XYZ को ई का रेट जो है बिड सबसे सुटेबल लगा और XYZ ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ई को दे दूंगा, राइट। लेकिन अब ई बाद में अपनी बात से मुकर रहा है और वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा, जिस रेट पे उसने कोट किया था वो मना कर रहा है कि मैं इस रेट पे अब काम नहीं करूंगा, या वट एवर इज द केस ही इज डिनाइंग टू follow the to do the necessary work. In that case
बैंक जो है इस केस में बहुत हेल्प होती है बैंक की। बैंक जो है वो गारंटी का काम करता है कि गारंटी देता है कि अगर इसको पेनलाइज करता है बेसिकली ई को, कि जिसने बिडिंग दी थी कि इतने प्राइस पे वो काम करेगा और वो काम नहीं करता है, तो बैंक गारंटी देता है ऑन बिहाफ ऑफ ई कि डेफिनेटली ही विल कंप्लीट द वर्क एट द प्राइस विच ही हैज कोटेड, और अगर वो नहीं इस प्राइस पे कोट करता तो बैंक को जो है पे करना पड़ता है, राइट। नाउ 6 इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी। सो जब बैंक गारंटी देता है किसी डेफर्ड पेमेंट के बारे में, तो गारंटी जो है उसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। जैसे एग्जांपल यहाँ वाला देखिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वाई आई एम गोइंग वेरी स्लोली, बिकॉज थोड़ा सा ये जो टेक्निकल टर्म्स है डिफिकल्ट है, तो आई डेलिबरेटली आई एम गोइंग स्लोली ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। एक कंपनी है, उसने मशीन खरीदी थी क्रेडिट पे, राइट, और बोला था कि 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो जो है मशीन की पेमेंट कंपनी कह रही थी मैं कर दूंगी। अब ये जो पेमेंट है, पेमेंट एकदम तो नहीं की है कंपनी ने, मशीन तो खरीदी है पर पेमेंट एकदम नहीं की है, पेमेंट किए है इंस्टॉलमेंट बेसिस में, 6 महीने 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। तो इसी पेमेंट को हम बोलते हैं डेफर्ड टू अ लेटर पीरियड, मतलब पेमेंट अभी नहीं हो रही है, फ्यूचर पीरियड में, लेटर पीरियड में की जा रही है, राइट। तो जिसने भी कंपनी को मशीन सेल की है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर या सेलर। वो बैंक से गारंटी लेता है कि अगर उसको इंस्टॉलमेंट फ्यूचर में कंपनी ने नहीं पे की, तो बैंक जो है गारंटी देता है कंपनी को कि बैंक विल पे और मेक दी पेमेंट, राइट। नाउ importance of bank guarantees. First is add to credit worthiness. तो बैंक गारंटी जो है बेसिकली इससे ना कॉन्फिडेंस मिलता है सेलर को, कि पता है कि अगर बायर जो है वो पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक जो है इट विल मेक द पेमेंट, तो इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द सेलर। सेकेंड, असेसमेंट ऑफ बिजनेस। सो अब कई फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, राइट, तो फॉरेन पार्टी जो है अगर वो इंडिया में, सपोज कोई फॉरेन कंपनी है एंड इट इज सेलिंग द गुड्स टू द बायर हु इज लिविंग इन इंडिया, तो एक फॉरेन सेलर है, फॉरेन कंट्री में रह रहा है एंड इंडिया में किसी को गुड सेल कर रहा है, इंडिया में बायर है और बहुत सारे ऐसे बायर्स को दे रहा है, तो बैंक के लिए, फॉरेन सेलर के लिए तो बहुत मुश्किल है कि हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, ट्रू ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पता लगाना। तो अगर कोई भी उस इंडियन बायर की बैंक गारंटी दे रहा है, तो फिर फॉरेन सेलर को जो है ट्रस्ट आता है कि अगर बैंक जो है वो गारंटी दे रहा है, तो it is then it becomes easy for foreign seller to enter into contract with the Indian buyer. कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस, तो जैसे मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस गारंटी में क्या होता है, गारंटी किस चीज की दी जाती है कि जो पर्टिकुलर टास्क है वो 100% परफॉर्म हो जाएगी। सो कॉन्फिडेंस आता है दूसरी पार्टी को कि अगर परफॉर्मेंस गारंटी मिली हुई है तो बेनिफिशियरी का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। रिस्क रिडक्शन, सो एडवांस पेमेंट गारंटी में क्या था कि अगर कोई भी बायर जो है वो एडवांस दे रहा है और सेलर जो है वो अपने अपने पार्ट का जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं कर रहा, तो एडवांस पेमेंट गारंटी अगर बैंक दे रहा है तो बायर का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक गारंटी का मतलब तो मैंने आपको भी बताया है कि यहाँ पे जो बैंक है वो गारंटी देता है सेलर को कि अगर बायर पे नहीं करेगा तो इन दैट केस बैंक विल मेक द पेमेंट। तो वो इसमें डिफॉल्ट वाला जो है ना कि अगर इफ बायर डिफॉल्ट्स। लेकिन व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? लेटर ऑफ क्रेडिट में एक तरह से बैंक का प्रॉमिस है टू पे द सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, एक तरह से किसकी, बैंक ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो पेमेंट कर देगा सेलर को
अगर कुछ क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट नहीं है कि बैंक पे करेगा जब डिफॉल्ट होगा, नो। डिफॉल्ट वाला जो केस है वो बैंक गारंटी में होता है कि अगर बायर डिफॉल्ट करता है पेमेंट तो इन दैट केस बैंक विल पे। लेकिन यहाँ पे बैंक जो है वो प्रॉमिस करता है सेलर को कि आई विल मेक द पेमेंट प्रोवाइडेड कुछ सर्टेन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट हो जाने चाहिए बाय द सेलर। अगर सेलर जो है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है तो बैंक प्रॉमिस करता है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बैंक विल मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट। नाउ मूविंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट। अगेन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? बैंक रिटर्न कमिटमेंट, कि बैंक की कमिटमेंट है, बैंक का प्रॉमिस है कि बैंक जो है वो पेमेंट कर देगा टू द बेनिफिशियरी ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट मतलब बायर। बैंक जो है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बायर के बिहाफ में सेलर को पे कर दूंगा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइडेड सेलर जो है सबमिट दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट में। नाउ व्हाट इज नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी? नॉन फंडेड क्यों बोलते हैं इसको, लेटर ऑफ क्रेडिट को? क्योंकि बैंक एकदम फंड्स रिलीज नहीं कर रहा है सेलर को। बैंक सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है कि जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो मैं पे कर दूंगा, बट इमीडिएटली फंड्स रिलीज नहीं कर रहा है बैंक। तो इसलिए इसे नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी बोला जाता है। ओके, नाउ पार्टीज कौन कौन सी होती हैं लेटर ऑफ क्रेडिट में? एप्लीकेंट होता है, तो एप्लीकेंट कौन है? जो बैंक के पास गया है, अप्लाई किया है कि मेरे बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दो, यानी बायर। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी यानी जिस पार्टी को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है, सेलर। थर्ड, इशूइंग बैंक और ओपनिंग बैंक, तो जो बैंक जो है इशू कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट बेनिफिशियरी को, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैंक और इशूइंग बैंक। ओके, नाउ बेनिफिशियरी पे आते हैं। बेनिफिशियरी कौन है? सेलर है जिसने गुड सेल किए हैं, और द सेलर इज कॉल्ड एज बेनिफिशियरी, राइट। सेलर को या बेनिफिशियरी को पेमेंट तभी मिलेगी बैंक से अगर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो लेटर ऑफ क्रेडिट में है कि जैसे डॉक्यूमेंट्स कुछ सबमिट करने पड़ते हैं विच आर मेंशन्ड इन लेटर ऑफ क्रेडिट, इफ द सेलर सबमिट दैट then only the bank makes the payment to the beneficiary. Now in case of transferable letter of credit, तो अब ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट? यहाँ पे ये पता होना चाहिए, क्रेडिट जो है इट इज ट्रांसफर टू अनदर पार्टी। ओरिजिनल बेनिफिशियरी को बोलेंगे फर्स्ट बेनिफिशियरी, और जिसको क्रेडिट ट्रांसफर किया गया है उसको हम बोलेंगे सेकेंड बेनिफिशियरी। तो कई बार ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट में जैसे बैंक ने ये जो सेलर है ए, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इशू किया था, राइट। अब ए ने ये 20 को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफरेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। इतना डिटेल में हमें नहीं करना, बट आपको ये टर्म्स जो है वो पता होने चाहिए। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट इज योर एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एडवाइजिंग बैंक कौन होता है? जो बेनिफिशियरी को एडवाइज करता है। बेनिफिशियरी मैंने बताया कौन? सेलर। तो बेनिफिशियरी को एडवाइज करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट है वो इशूइंग बैंक ने इशू कर दिया, इन्फॉर्म करता है। एडवाइज का मतलब एडवाइजिंग बैंक का काम है कि वो सेलर को इन्फॉर्म कर रहा है कि इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया है, और लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करता है। ऑथेंटिकेट करता है यानी कि वेरीफाई करता है कि everything is okay as whatever amount is mentioned वो ठीक है, और जो जो terms and condition है letter of credit में क्या everything is okay, so ये सारी चीजों को वो authenticate भी करता है।
इसके बाद आते हैं पेइंग बैंक। पेइंग बैंक कौन है? इशूइंग बैंक है, जो पेमेंट करता है बेनिफिशियरी को। सो ये कौन हुआ? इशूइंग बैंक, राइट। ओके। कंफर्मिंग बैंक। अब कंफर्मिंग बैंक कौन होता है? कंफर्मिंग बैंक कौन होता है? बेसिकली जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, राइट। देखो ये दूसरा एक अनदर बैंक है जो अपनी गारंटी देता है टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इट इज अनदर बैंक that adds its own guarantee to the letter of credit, राइट। इशूइंग बैंक तो ओरिजिनली पे प्रॉमिस करता है सेलर को कि अगर बायर उसको पे नहीं करेगा तो इशूइंग बैंक प्रॉमिस करता है कि आई विल मेक द पेमेंट टू यू। लेकिन कंफर्मिंग बैंक क्या बोलता है कि अगर सारी कंडीशन लेटर ऑफ क्रेडिट की फुलफिल्ड है तो आई विल ऑल्सो प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, तो उसको बोलते हैं कंफर्मिंग बैंक। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट? तो यहाँ पे जो एप्लीकेंट है यानी बायर, वो इशूइंग बैंक के पास जाएगा विद द लेटर ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन, फॉर्म को फिल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा इशूइंग बैंक को कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू कर दो इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी दैट इज सेलर। ठीक है, बायर ने गुड्स लिए हैं सेलर से, तो वो बायर जो है बैंक के पास जाएगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को दे दो। इशूइंग बैंक अब क्या करता है, जब रिक्वेस्ट आती है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, राइट, टू दी एडवाइजिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक को देता है। और एडवाइजिंग बैंक कहाँ पर होता है? जो बेनिफिशियरी जो सेलर है उसकी कंट्री में, ताकि वो एडवाइस करे, इन्फॉर्म करे बेनिफिशियरी को कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गए। आफ्टर दिस एडवाइजिंग बैंक जो है वो बेनिफिशियरी को इन्फॉर्म करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक ने इशू कर दिया है। जैसे ही बेनिफिशियरी को यानी सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, और इन दैट केस सेलर जो है वो गुड्स प्रिपेयर करता है, हैंड ओवर करता है टू द कैरियर, ताकि वो बायर को गुड्स मिल जाए। तो सेलर को जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट मिला उसने गुड्स पैक किए, डिस्पैच किए, ताकि बायर्स को गुड मिल जाए, राइट। एंड एट द सेम टाइम सेलर जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है along with the transport document to the negotiating bank to be forwarded to the issuing bank। तो अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएटिंग बैंक को इशू करता है ताकि नेगोशिएटिंग बैंक उसको इशूइंग बैंक को दे दे। इशूइंग बैंक क्या करता है? नेगोशिएटिंग बैंक कौन होता है? मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। कई बारी एप्लीकेंट, कई बारी सेलर को पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरत उसको पड़ जाती है, और अभी पेमेंट मिलने में अगर टाइम है इशूइंग बैंक से, तो नेगोशिएटिंग बैंक पिक्चर में आता है और वो जो है सेलर को पेमेंट कर देता है। बिकॉज अब वो कुछ टाइम, ड्यू टाइम से पहले ही पेमेंट कर रहा है सेलर को, इसलिए वो जो है रिड्यूस्ड पेमेंट अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर देता है। सपोज सेलर को जो पेमेंट मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी 10 लाख, लेकिन नेगोशिएटिंग और मिलनी चाहिए थी सपोज 1 अक्टूबर 2026, लेकिन अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है सेलर को पैसे की जरूरत पड़ गई है और 1 अक्टूबर पेमेंट जो मिलनी चाहिए थी उसकी जगह पेमेंट कर रहा है 31 अगस्त को। तो इन दैट केस नेगोशिएटिंग बैंक फुल पेमेंट नहीं करता। ठीक है, 10 लाख मिलनी चाहिए थी, अब 10 लाख की जगह सपोज 8 लाख रिड्यूस अमाउंट पे करेगा, बिकॉज इट इज मेकिंग दी पेमेंट अर्लियर देन दी ड्यू डेट। तो डॉक्यूमेंट्स किसके पास गए? अभी नेगोशिएटिंग बैंक जो इशूइंग बैंक को देगा। इशूइंग बैंक जो है, अब नेगोशिएटिंग बैंक ने पैसा दे दिया था सेलर को, तो इशूइंग बैंक रीइंबर्स करेगा नेगोशिएटिंग बैंक को, राइट। तो अब नेगोशिएटिंग बैंक जो है, अगर इन केस नेगोशिएटिंग बैंक ने पेमेंट नहीं की पहले और नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था कि ड्यू डेट में ही पेमेंट करेगा नेगोशिएटिंग बैंक सेलर को, तो
अगर जैसे ही इशूइंग बैंक को फिर पेमेंट मिलती है नेगोशिएटिंग बैंक से, बैंक जो है बेनिफिशियरी को पे कर देता है एंड डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएटिंग बैंक फॉरवर्ड करता है इशूइंग बैंक को, राइट, ताकि इशूइंग बैंक जो है बायर को डॉक्यूमेंट्स दे दे और बायर उस डॉक्यूमेंट को शो करके गुड्स कलेक्ट कर ले कैरियर से। नाउ अब इशूइंग बैंक ने पेमेंट कर दिया नेगोशिएटिंग बैंक को, तो बायर यानी कि एप्लीकेंट वो रिम्बर्स करेगा इशूइंग बैंक को, वो पेमेंट करेगा इशूइंग बैंक को। जो इशूइंग बैंक ने पेमेंट की थी नेगोशिएटिंग बैंक को, नाउ बायर विल गेट रिम्बर्स दिस अमाउंट टू इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक जो फिर है सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर देता है टू द बायर। नाउ सेटलमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये आपको जो है फॉर्मल देखिए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट इज इन अ साइट पेमेंट। इन अ साइट पेमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे पेमेंट जो है इट इज मेड इमीडिएटली, जब भी सेलर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करता है, राइट, उसी समय उसको पेमेंट मिल जाती है, इसी को बोलते हैं साइट पेमेंट। फिर है डेफर्ड पेमेंट। यहाँ पे पेमेंट जो है फ्यूचर डेट पे मिलती है, एक स्पेसिफिक डेट होती है फ्यूचर में, उस स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट मिलेगी, इवन दो चाहे सेलर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं पहले सबमिट करा दे, तब भी पेमेंट उसको एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में मिलेगी, तभी बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। फिर आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे बैंक जो है एक्सेप्ट करता है टाइम ड्राफ्ट और प्रॉमिस करता है कि वो एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में पे करेगा, राइट। फोर्थ इज अंडर नेगोशिएशन। अंडर नेगोशिएशन का क्या मतलब है, इसमें नेगोशिएटिंग बैंक जो है वो, मैंने आपको बताया है कि सेलर को अर्लियर पे कर देता है समटाइम्स अगर सेलर को पैसे की जरूरत होती है, राइट, और चेक करता है सारे डॉक्यूमेंट्स, राइट, एंड नेगोशिएटिंग बैंक जो है सेलर को कम अमाउंट भी देता है, डिस्काउंट पे पैसा देता है, क्योंकि वो अर्लियर because negotiating bank is making the payment earlier than the stipulated time period. Sorry. Now, advantages of using letter of credit. तो पहला बेनिफिट तो सेलर को मिलता है, क्योंकि सेलर को सेलर जो है एक तरह से वो ही गेट्स एश्योरेंस कि उसको पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है। सेकेंड, क्रेडिट रिस्क किससे ट्रांसफर होता है, बायर से रिस्क ट्रांसफर हो जाता है इशूइंग बैंक को। थर्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है इट हेल्प्स द सेलर रिसीविंग मनी फास्टर। एंड फोर्थ, सेलर को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी अगर करेंसी में फ्लक्चुएशंस होती है तो सेलर नीड नॉट वरी अबाउट दिस। व्हाई? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो एलिमिनेट हो जाता है विद द लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड इन द करेंसी ऑफ बेनिफिशियरी कंट्री। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू हुआ है बेनिफिशियरी की जो कंट्री है उसकी करेंसी में, तो फिर फ्लक्चुएशंस या फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। नाउ व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहला रिस्क तो ये है कि बैंक जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, एक्चुअल गुड्स चेक नहीं करता, तो हमेशा रिस्क रहता है कि गुड्स जो है वो एग्जैक्टली सेम हो भी सकता है ना हो जैसे डिस्क्राइब किए गए। दूसरा, ये कॉस्टलियर मेथड है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। एंड थर्ड, बेनिफिशियरी यानी सेलर is exposed to commercial risk, etc., political risk. Now, different payment structure for letter of credit. तो पहला साइट क्रेडिट ये हम कर ही चुके हैं, दिस आई हैव डन, ये वाला अभी ऊपर ही किया, ये वाला एक्सेप्टेंस क्रेडिट भी डेफर्ड क्रेडिट। अब इसमें नया जो टर्म है वो है बैक टू बैक क्रेडिट। बैक टू बैक क्रेडिट यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये कब यूज होता है, जब एक्सपोर्टर यानी कि सेलर, इसको ठीक से दोबारा लिख देते हैं, सेलर को जब सेलर रिसीव्स लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बायर बट डज नॉट हैव द गुड्स हिमसेल्फ। अब सेलर को लेटर ऑफ क्रेडिट बायर से तो मिल गया है, लेकिन सेलर के पास अभी गुड्स नहीं है, तो उसको गुड्स खरीदने किसी सप्लायर से। सो बैक टू बैक क्रेडिट का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे
एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। एक सेलर है, उसने राइट बायर ने लेटर ऑफ क्रेडिट दिया सेलर को लैपटॉप परचेज करने के लिए 10 लाख का। नाउ अब इस सेलर के पास लैपटॉप ही नहीं है, उसको गुड्स खरीदने हैं किसी और सप्लायर से फॉर 8 lakhs, राइट। तो अब ये जो सेलर है वो अपने बैंक को बोलेगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो टू द सप्लायर। सो दिस इज, ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसको बोलेंगे बाइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, और इस वाले को बोलेंगे सेलिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैक टू बैक क्रेडिट। नो रिवॉल्विंग क्रेडिट, तो ये कब यूज होता है? जब बायर और सेलर जो है वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इंस्टेड ऑफ कि हर बारी नया लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू हो, सेम लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रिवॉल्व होता रहता है। सो दैट इज कॉल्ड एज रिवॉल्विंग क्रेडिट। इसके बाद है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक का प्रॉमिस है सेलर को पे करने का अगर बायर जो है वो पेमेंट फुलफिल नहीं करता है। नाउ डिफॉल्ट होता है तो उस केस में क्या होगा? रिकोर्स इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट होता है तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू है तो सेलर जो है वो बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट के बिहाफ पे पेमेंट जो है वो क्लेम कर सकता है। ओके, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट? कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, अदर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, एक्सेट्रा। नाउ रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। तो आप ये एक दो देख सकते हैं। नाउ बैंक की ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इशूइंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना बायर की। लेटर ऑफ क्रेडिट इशूइंग बैंक ऐसे ही नहीं दे देता, पहले बायर की क्रेडिट वर्दी, कितना वो वर्दी है, कितना ट्रस्ट वर्दी है, वो सारा चेक करता है। एडवाइजिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑथेंटिकेट करना लेटर ऑफ क्रेडिट को, चेक करना कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है जो इशूइंग बैंक ने दिया है वो जेन्युइन है, राइट, और इशूइंग बैंक से ही आ रहा है, और बेनिफिशियरी को बताना कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो रिसीव हो गया। कंफर्मिंग बैंक का क्या है कि कंफर्मिंग बैंक इसमें, और इशूइंग बैंक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहा है कि अगर बायर ने पेमेंट नहीं की तो मैं पे करूंगा। यहाँ पे कंफर्मिंग बैंक भी एडिशनली अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है इन एडिशन टू द इशूइंग बैंक कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो आई विल ऑल्सो पे। व्हाट इज नेगोशिएटिंग बैंक? नेगोशिएटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं सेलर से एंड चेक देम केयरफुली। Now, as far as 1.5, this selling third party products, ये topic is concerned, this I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.